मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? से यस और नो? आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का भी जो है आपका एआरसी की रिपोर्ट में दे रखा है, और आपको आज पता चलेगा कि वन ऑफ द बेस्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है, एआरसी की ही रिपोर्ट में है। मेरी आवाज आ रही है? से यस नो? ऑडिबल?
अब आवाज आ रही है मेरी? से यस और नो? एम आई ऑडिबल? ओके, let me upload the slide, then we will start our lecture. Good morning, good morning. Am I audible? Say yes or no? अब जाके स्लाइड अपलोड हुई है इतनी देर में, ठीक है? तो आपका धैर्य बनाने के लिए जो है
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा। आज की क्लास जो है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट पे है। किस पे है बच्चों? डिजास्टर मैनेजमेंट पे। पेपर नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर एंड द क्राइसिस हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। जब से भारत में सभ्यता, मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तभी से हम ये नेचुरल, प्राकृतिक जो है आपदाएं देख रहे हैं। द राइज एंड द फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन आर टेस्टिमोनी ऑफ दिस। और जो हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, जो है जिसका उदय और इसका जिस तरीके से पतन हुआ, इससे जो हमें पता चलता है कि भैया प्राकृतिक आपदाएं हुआ करती थी और ये दोनों सभ्यता क्या है, इसके साक्ष्य है। यहाँ तक सबको सबको समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन बना रहे हैं। किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में आप ये 3 लाइन लिख सकते हो, आपका आंसर मजबूत बन सकता है। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आया, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आया। आज का चैप्टर देख के आप बहुत खुश हो जाओगे कि यार एआरसी की रिपोर्ट में भी इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। डिजास्टर जो भी है, यहाँ पे क्राइसिस यानी डिजास्टर। डिजास्टर को हम दो तरह की कैटेगरी में बच्चों बांट सकते हैं। क्राइसिस कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ नेचर, जो प्रकृति के कारण होता है, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं होती हैं, एक तो वो आपदाएं हो गई और एक ह्यूमन मेड आपदाएं हो गई। अब जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं होती है उनको फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहली है क्लाइमेटिक इवेंट, जो हमारी जलवायु, जो हमारी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? और मैंने आपको द हिंदू के आर्टिकल में बताया था कि इस ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या है, भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बताया था नहीं बताया था? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन साल में एक आता था, अब साल में तीन तीन ट्रॉपिकल साइक्लोन देख रहे हैं हम। तो यानी क्या है, क्लाइमेटिक इवेंट से साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, तूफान आ रहा है, ठीक है, फ्लड आ रही है और सूखा पड़ रहा है। अब देखो भारत में जो है पहले जो है 10-10, 11-11 साल में सूखा जो है क्षेत्र घोषित होता था। अब हर दूसरे साल में सूखा क्षेत्र घोषित हो रहा है। यानी कि क्या है, प्रकृति का प्रकोप ही तो है ये, है कि नहीं है? दूसरा जियोलॉजिकल इवेंट से, जैसे कि अर्थक्वेक की बात करें, सुनामी की बात करें, लैंडस्लाइड, ये तो पहाड़ों में अक्सर होती रहती है। ठीक है, एवलांचेस, बर्फीली तूफान जो आते हैं उनको एवलांचेस बोलते हैं। तो हमने क्या करा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको हमने क्लाइमेटिक इवेंट और जियोलॉजिकल इवेंट में बांट दिया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? प्योर आप एआरसी की रिपोर्ट का आंसर लिखोगे, प्लस जो मैंने आपको योजना कराई थी, याद करो डिजास्टर मैनेजमेंट की, उन दोनों को मिला दोगे, सबसे बेस्ट आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? आगे देखते हैं। क्राइसिस, और कौन कौन से क्राइसिस हैं? देखो पहला क्राइसिस क्या था कि जो क्राइसिस जो है नेचर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति को हमने दो भागों में बांटा। और कौन सा क्राइसिस होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्राइसिस या कैटेगरी। तीसरा दूसरा होता है क्राइसिस कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्टरबेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब भैया हमने देख रखा है कि पहाड़ों पे जो है आजकल जो है, थोड़ा कोरोना के काल में तो थोड़ा कम हुआ था टूरिस्ट का आना जाना, लेकिन अब से क्या है, अनलॉक 5 के बाद दोबारा टूरिस्ट आने लग गए हैं। अब आप नैनीताल में जाओ, इतनी ज्यादा भीड़ लगती है कि ऐसा लगेगा कि मेला लग रहा है। तो हर किसी, आप चाहे मसूरी की बात करें, चाहे नीलगिरी माउंटेन की बात करें, हर किसी जगह की क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है? और अगर आप उस कैरिंग कैपेसिटी को ब्रीच करोगे तो भैया डिजास्टर आएगा ही आएगा। क्लियर? क्राइसिस काउज्ड बाय द एक्सीडेंट, जैसे कि मान लो आपका जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी नहीं हुई थी, वो भी एक एक्सीडेंटल इफेक्ट था। मैथाइल आइसोसाइनेट आई थी नहीं आई थी उसमें? तो सारे प्रीलिम्स के पॉइंट ही डिस्कस हो रहे हैं मेंस में। क्लियर? और आपके मजबूत हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा था एलजी पॉलीमर में, देखा नहीं था? एलजी पॉलीमर जो है नाम की कंपनी जो है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम के पास एक गांव में, और यहाँ पे कौन सी गैस थी, स्टाइरिन गैस थी। तो आता तो आपको सभी है, दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, अगला है क्राइसिस कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय कौन सा है, कोरोना, है कि नहीं है, एपिडेमिक्स। कोरोना से बड़ा डिजास्टर क्या होगा इस समय पृथ्वी पे? नहीं है ना, कोविड। क्लियर? क्राइसिस कॉज्ड बाय द हॉस्टाइल एलिमेंट, जब जो है दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए,
तीसरे वर्ल्ड वार की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, नक्सलिज्म की बात हो रही है, इंसर्जेंसी की बात हो रही है, ये भी सब क्या है, डिजास्टर है। क्या आपको समझ में आ रहा है हॉलिस्टिक आंसर? नेचुरल डिजास्टर को हमने दो भागों में बांटा, एक तो क्लाइमेटिक और एक जियोलॉजिकल। बांटा नहीं बांटा? फिर हमने बताया फिर हमने बताया एक्सीडेंटल, फिर हमने बताया बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और पांचवा कौन सा बताया, हॉस्टाइल एलिमेंट। इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम, किसी को भी कोई दिक्कत है? देखो क्लास में ही 85% याद करने की कोशिश करा करो और तुरंत इसके सिनॉप्टिक नोट्स बना देना, बहुत प्यारे नंबर पाओगे आप। किसी को कोई दिक्कत? हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, ठीक है। प्रीलिम्स कम मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। कुछ और क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस कॉज्ड बाय द डिसरप्शन और फेलियर ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लाइक जैसे कि मान लो कि आपकी स्ट्राइक होती है, कारखाने बहुत दिनों तक बंद रहते हैं, तो ये भी क्या है आपका फेलियर ऑफ मैकेनिज्म, है कि नहीं है? क्राइसिस कॉज्ड बाय द लार्ज क्राउड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, स्टैम्पेड हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, लाखों लोग जो है दब जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का क्राइसिस, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो भैया ये क्राइसिस भी लिखोगे आप। आगे बढ़ो। फेजेस ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो कितना प्यारा दे रखा है आपको। हाँ, शाहीन बाग वाला। फेजेस ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है प्री क्राइसिस। प्री क्राइसिस का मतलब किसी भी क्राइसिस से आने से पहले का टाइम। तो भैया किसी भी क्राइसिस से आने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस तो करेंगे, यानी कि अपनी हम तैयारी करेंगे। से यस और नो? क्लियर? यानी डिजास्टर को मैनेजमेंट करने की तीन चार स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, प्री क्राइसिस लेवल पे। जय हिंद। और प्री क्राइसिस लेवल पे हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्डनेस करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्डनेस इज द पीरियड when the potential hazard, risk and the vulnerability can be accessed and step taken for preventing and mitigating the crisis, preparing for the actual occurrence। हमें पता है कि भैया यहाँ पे जो है तूफान आने वाला है, तो उससे पहले हम तैयारी कर लें भैया, कि वहां से लोगों को हटा लें पहले से ही। वो जो है नो क्राउड जोन घोषित कर दो, तो उससे क्या होगा, जनधन की कम हानि होगी कि नहीं होगी? से यस और नो? तो डिजास्टर के बाद तो पूरी दुनिया काम करती है, डिजास्टर से आने से पहले आप क्या काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रिपेयर्डनेस कहलाएगा। These include long-term prevention measure like construction of embankment to prevent flooding। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये बाढ़ बाढ़ आने वाला इलाका है, हर बारिश में यहाँ बाढ़ आती है, तो भैया आप जाड़ों में क्या करो, वहां पे एम्बार्कमेंट बना दो बड़े बड़े, कि नदी अपना रुख ना बदल पाए। से यस और नो? ये कर सकते हो नहीं कर सकते? क्रिएटिंग और ऑगमेंटिंग इरिगेशन फैसिलिटी, आप सिंचाई के चैनल निकाल दो पहले से ही। नदी जो है इधर उधर भागने से पहले क्या करे, वो सिंचाई के चैनल के थ्रू अलग अलग कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो लार्ज मात्रा में जो पानी आएगा वो फटाफट कहाँ हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अडॉप्टिंग वाटर साइड मैनेजमेंट, भैया वाटर साइड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो एज द ड्रॉट प्रूफिंग मेजर। जहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, आपको पता है कि हर साल यहाँ सूखा पड़ता है, तो आप क्या करो, बारिश के टाइम पे जो है थोड़े बहुत क्या कर दो, आप क्या कर दो वहां पे, क्या कहते हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट कर दो नहीं कर दो? इंक्रीज प्लांटेशन फॉर रिड्यूसिंग ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। आपको लगता है लैंडस्लाइड हो रही है, तो भैया लैंडस्लाइड को रोकने का सबसे अच्छा क्या है तरीका, कि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा उगा दो। तो पेड़ पौधों की जड़ जो होंगी उसको मिट्टी को पकड़े रखेंगी नहीं रखेंगी, तो भैया डिजास्टर कम होगा वहां पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, झोंपड़ी बनाओ, ठीक है, आप फाइबर के मकान बनाओ, कि अर्थक्वेक आ भी गया तो अगर वो गिर भी गए तो आपके सर पे चोट नहीं लगेगी। समझ में आया? फाइबर से कितना नुकसान हो जाएगा आपको, कुछ नहीं नुकसान होगा। नुकसान तो तब होता है जो बड़ा बड़ा लेंटर जो है, सरिया वो सर पे गिरती हैं, तो लोग उसमें दब के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। साउंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, और वहां पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करो। तो देखो कितना प्यारा, कितनी सारी चीज लिखी है प्रिपेयर्डनेस में। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सबको समझ में आ रहा है? और ये सब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एआरसी की रिपोर्ट में। आज आपकी आंखें खुल रही होंगी कि एआरसी की रिपोर्ट में ये भी दे रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग क्राइसिस, इससे पहले हमने क्या देखा, प्री क्राइसिस। प्री क्राइसिस के हमने बहुत सारे स्टेप बताए आपको कि क्या क्या कर सकते हो आप। अब हम कह रहे हैं जब डिजास्टर आ गया है, भूकंप आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, बीमारी फैल चुकी है कोविड, तो अब क्या करोगे? तो अब हम करेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स। प्री में क्या करते थे, प्रिपेयर्डनेस, और ड्यूरिंग में क्या करते हैं,
इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, कैन यू बैक स्लाइड? बिल्कुल। लेकिन नोट्स बनाने हो तो जो है लेक्चर के 1 घंटे बाद जो है ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, तब नोट्स बना लेना। ठीक है चौहान साहब, नोट्स तब बना लेना है। अभी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। देखो एक अच्छे लेवल का पढ़ो, अपने आपके अंदर खुद ही विश्वास आएगा कि इस बार आप रैंक लगा रहे हो। अब यही आप किताबों में पढ़ते हो, 3rd डिग्री की किताबें हैं, 3rd डिग्री के नोट्स हैं, फायदा क्या? व्हेन ए क्राइसिस एक्चुअली ऑकर, अब क्राइसिस आ चुका है, दोज अफेक्टेड बाई इट रिक्वायर्ड ए स्पीडी रिस्पॉन्स टू एलिवेट एंड मिनिमाइज सफरिंग लॉसेस। इन दिस फेस सर्टेन प्राइमरी एक्टिविटी बिकम इंडिस्पेंसेबल। अब जब भैया भूकंप आ गया है, ठीक है, हाँ अभी डायग्राम बना लो, कुछ भी फ्लो डायग्राम बना लो। अभी क्या है, भूकंप आ गया है, अभी क्या है, बाढ़ आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब युद्ध स्तर पे वहां पे क्या करना पड़ेगा, जाके मिनिमम टू मिनिमम सफरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालो बाहर। समझ में आया? भैया आप जो है इंक्वायरी इंक्वायरी तो बाद में बैठाओगे, सबसे पहले देखो कि वहां पे कोई अगर जिंदा एक इंसान भी बचा है तो उसको बाहर निकालो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ठीक है सर, आई एम वाजीराम स्टूडेंट बट हेयर यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ कंटेंट हेयर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली बजाई जाए, सुबह सुबह बहुत बढ़िया काम किया है चौहान साहब ने। लेकिन चौहान साहब ये जो बातें हैं, ये बातें और बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती हैं चौहान साहब? इसी बात की दिक्कत है कि एक भीड़ है जिसे ये बात समझ में नहीं आती ना। पानी पी लेता हूं मैं। तो चौहान साहब अन अकेडमी के स्टूडेंट भी बन जाओ। सर आई हैव टेकन क्लासेस इन वाजियान रवि दिल्ली। तो अभी भी ले रहे हो या आप छोड़ दी क्लास? कभी हमारी जो है क्लास में जो है आप रेगुलर स्टूडेंट बन जाओ, तब मजा आएगा। ये कमेंट प्लस वालों को नहीं दिख रहे, अच्छा ये चक्कर है। MKS लाइव याद रखना चौहान साहब, जब भी आओ फिर मत बोलना कि मेरे को पता नहीं था, मार्केटिंग वालों ने कुछ +10 बता दिया, मेरे को गुमराह कर दिया। मेरा रेफरल कोड MKS लाइव ही है, ठीक है, और MKS लाइव रेफरल कोड ही आप यूज करोगे जब भी आप आना। ठीक है, आप पे प्रेशर नहीं है, जब आपकी आत्मा बोले कि ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा पढ़ा सकता है, तो आप आ सकते हो। ठीक है, नो 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 चेक नहीं कर रहा सर, जस्ट पूछा। आपसे किसने कुछ कहा? ऋषि भाई आपसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। स्पेशल वाले वालों को प्लस को नहीं दिखते हैं और प्लस वालों को स्पेशल वालों को नहीं दिखते, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो कि डिजास्टर ये है, ठीक है, ये एक डिजास्टर है जिसका नाम है साइक्लोन। ठीक है, अब ये साइक्लोन जो है भारत के कोस्ट पे आ रहा है, सिंपल सी बात। अब ये भारत के कोस्ट पे आ रहा है तो आपको पता है अभी आया तो है नहीं, क्लियर। जब ये आया नहीं है तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? प्री क्राइसिस स्टेज कहलाएगी। खुद सोचो, और जब प्री क्राइसिस स्टेज कहलाएगी तो आप क्या करोगे? प्रिपेयरनेस ही तो करोगे, यानी कि इसके डिजास्टर के आने से पहले आप क्या करोगे? यहाँ सारा इलाका जो है खाली करवा दोगे, यहाँ के लोगों को कहीं और विस्थापित करवा दोगे। से यस और नो? क्लियर। अगर मान लो बाढ़ आ रही है इस इलाके में, तो मतलब आपको पता है कि यहाँ बारिश में बाढ़ जाती है, ठीक है, जुलाई के महीने में। तो आप अप्रैल में क्या करोगे? यहाँ पे बंद बनाना शुरू कर दोगे, यहाँ पे चेक डैम बनाना शुरू कर दोगे। से यस और नो? क्लियर। अगर आपको पता है कि कहीं पे सूखा पड़ने वाला है,
तो सूखा पड़ने वाले से पहले महीने में आप वहाँ पे कर दोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है? क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर उगाना शुरू कर दोगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया नोट्स जो है आप जो है क्लास खत्म हो जाएगी तो उसको रिकॉर्ड क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और आराम से नोट्स बनाते रहना, ठीक है? ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आप क्या करोगे, तो जितनी भी कोशिश करोगे तो वो क्या कहलाएगी, एक बार यहाँ पढ़ो, एक बार खुद से नोट्स बनाओ तब जाके काम होगा। नहीं तो ये भी क्लास क्या हो जाएँगी, वाजीराम जैसी क्लास हो जाएँगी, यहाँ पे 1 मिनट भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। समझ में आ गया? तो खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसी रैंक नहीं लगवाते हम। रैंक लगवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को भी। सबको पका-पकाया यहीं पे मिल जाए, यहीं पे आप उतार लो, तो ये बच्चों वाली क्लास हो गई। तो वाली क्लास नहीं है ये, ठीक है? तो ये हो गई भैया आपकी प्रिपरेशन। तो चीज़ों को समझो, लिखो कम। अगर चौहान साहब लिखने में पड़ गए ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप एक इंसान हो, अगर आप खाना-पीना खाते हो, अगर अच्छी तरह आपका दिमाग है, तो आप हमेशा यही बोलोगे कि डिज़ास्टर आने से पहले मैं प्रिपेयर करूँगा और यही आप करोगे, यही आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। ठीक है? और जो बच्चा नोट्स बनाता रह जाएगा, वो रट्टाबाज बनेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरी क्लास में। ठीक है? अब जब डिज़ास्टर आ गया है ड्यूरिंग क्राइसिस तो क्या करोगे? ये तूफ़ान जो है यहाँ पे आ गया। अब जितने लोग मर गए हैं या जितने लोग ज़िंदा हैं उनको बाहर निकालोगे, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है? तो नोट्स ना बना के स्लाइड में देखने की कोशिश करो, समझ में आएगा। नोट्स तो हर मार्केट में मिल रहे हैं, नोट्स से सिलेक्शन नहीं हो रहा। समझा दे जो, वही सिलेक्शन वो दे रहा है। दीज आर इवैक्यूएशन मतलब खोदोगे क्योंकि लोग क्या होते हैं नीचे बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, सर्च करोगे, रेस्क्यू करोगे, फॉलोड बाय द प्रोविजन ऑफ द बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन। भैया लोगों के घर टूट गए हैं तो उनको घर एक शेल्टर प्रोवाइड कराओगे, कपड़े प्रोवाइड कराओगे, मेडिसिन प्रोवाइड करोगे क्योंकि इतनी सारी वहाँ पे लाश पड़ी हुई हैं, वहाँ पे क्या हो सकती है, महामारी हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो भैया फटाफट क्या कराओगे, उनको दवाई दिलाओगे। अगर बाढ़ आ रखी है तो मलेरिया हो सकता है, तो भैया पहले से उनको मलेरिया की दवाई उनके हाथ में रख दो। से यस और नो? तो यानी कि ये सारी चीज़ें आप करोगे जिससे कि भैया जो उनको बहुत बड़ा आघात लगा है, उस आघात को कम करो। तो या तो खुद के ऊपर डिज़ास्टर करा लो या तो खुद डिज़ास्टर को सॉल्व करने वाला बन लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे आपको बड़ी-बड़ी कोचिंगों में बेवकूफ़ बनाया जाता है, 20-20 दिन की क्लास चला के और इतने मोटे हैंडआउट दे दिए जाते हैं, स्पेशल मॉड्यूल चलता है 20 दिन का डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। जिसको मैं आप 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। समझ में आया? और होता वही है जितना मैंने लिखा है इतना ही वो भी लिखेंगे। लेकिन केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए 20-20 दिन की क्लास चलती है। समझ में आया? इवन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी चलाई गई थी, आपको पता है ना? क्लियर? हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी मेंस के टाइम पे चलाई गई थी 15-15, 16-16 दिन की क्लासें। ठीक है? अब आ जाओ भैया पोस्ट क्राइसिस। पोस्ट क्राइसिस क्या मतलब क्या होता है कि अब तूफ़ान या बाढ़ सब कुछ आ चुकी है। अब आप वहाँ पे क्या करोगे? तो अब आप वहाँ पे करोगे रिकवरी। क्या करोगे बच्चों? रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो यानी डिज़ास्टर आने के बाद आप 3 आर स्ट्रैटेजी लेके आते हो। कितनी आर स्ट्रैटेजी? 3 आर स्ट्रैटेजी। पहली आर होती है रिकवरी, दूसरी आर होती है रिहैबिलिटेशन और तीसरी आर होती है रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आया? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना लिख लो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की कॉपी में इतना अच्छा नहीं लिखा होगा। चाहे जाके आज क्रॉस चेक कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है और जो लोग पढ़ा रहे हैं। रिकवरी, दिस इज अ स्टेज व्हेन एफर्ट्स आर मेड टू अचीव अर्ली रिकवरी and reduce vulnerability and the future risk. It comprises activity that encompasses two overlapping phases, rehabilitation and reconstruction. अब भैया वहाँ पे एक संबंधित आप अधिकारी हो, डीएम हो, अब जिस इलाके में डिज़ास्टर आया है उसका मुआवना करने जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? तो भैया क्या करोगे? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, कितनी जनधन की हानि हुई है, कितने खेत बर्बाद हो गए, कितने जानवर बेचारे मर गए, से यस और नो? कितने लोग बच गए, क्लियर? तो ये सब चीज़ें करोगे, करोगे नहीं करोगे? और फ्यूचर में क्या करोगे कि अगर दोबारा ऐसा कुछ तूफ़ान आता है, तो अब इतने लोग या इतने जानवरों की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है? तो एक फ्यूचर क्या करोगे? असेसमेंट करोगे। करोगे नहीं करोगे? तो वही जो है आपके रिकवरी में किया जाता है और रिकवरी के तुरंत बाद रिहैबिलिटेशन किया जाता है कि भैया जितने भी लोग हैं उनको टेम्परेरी घर दिया जाए, उनको टेंट में रखा जाए, उनको खाना-वाना दिया जाए
जो उनको उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल आघात पड़ा है उसको धीरे धीरे दूर करा जाए, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो भी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा वहां पे बनाया जाता है और वहां पे बस्तियां दोबारा बसाई जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब भैया ऐसा तो नहीं कि आप अगर खेत है और डिजास्टर में आया और वो चले गया, उसके बाद फिर आपकी क्या कहते हैं वहां से ओनरशिप तो चले नहीं जाएगी, आप फिर से वहां पे खेती करने जाओगे, वहां पे फिर से अपने झोपड़ी बनाने जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? तो अब भारत सरकार आपकी मदद करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी या कोई एनजीओ आके मदद करेगा आपकी? आपके बच्चे जो स्कूल में जाते थे, स्कूल ही टूट गया तो स्कूल की मरम्मत कराना, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। क्या मेरी बात समझ में आया? तो वो सब आगा रिकंस्ट्रक्शन। पंचायत राज का ऑफिस उड़ गया, उसको सही से बनाना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ऑफिस उड़ गया, उसको सही कराना। तो अगर आपके पास क्या है, विचार है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत क्लियर है। नहीं तो फिर बैठे रहो 20-20 दिन की क्लास में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो कितने अच्छी तरीके से हमने प्री प्री मतलब डिजास्टर से पहले प्रिपेयर्डनेस सीखी, फिर ड्यूरिंग डिजास्टर सीखा, और फिर पोस्ट डिजास्टर में 3 आर देखे, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। और कोई समझदार बच्चा होगा तो 3 गोले ऐसे बना देगा, एक में लिख देगा रिकवरी, एक में लिख देगा रिहेबिलिटेशन, एक में लिख देगा रिकंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे ऐसा ऐसा कर देगा, और यहाँ पे लिख देगा पोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट। फिगर नंबर 1 पोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, अपना आप ही नंबर आ जाएंगे। समझ में आया? अब हिंदी में रिकवरी तो गूगल में देख लो, मोबाइल में देख लो, ठीक है? नहीं तो रिकवरी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गूगल की भी सहायता ले लिया करो। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये है एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। देखो, कभी भी पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। तो आपको ये जो है फ्लो डायग्राम वहां पे बना देना और उसको एक्सप्लेन कर देना है। अभी हमने क्या देखा? रिडक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। क्लियर? अभी जो हमने देखा था 3 आर क्या था, उसमें थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था? यहाँ पे था रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, कंपोनेंट है। तो सबसे पहले रिस्क रिडक्शन करते हैं, फिर क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, फिर रिकवरी करते हैं। यानी कि 3 स्टेजों में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट करा। रिस्क रिडक्शन का मतलब यह है कि भैया डिजास्टर के आने से पहले आप रिस्क को रिड्यूस करोगे, करोगे नहीं करोगे? वहां के लोगों को हटा दिया, पॉपुलेशन हटा दी वहां से, वहां पे क्या करा, सुधार करना। क्योंकि रिस्पॉन्स मतलब डिजास्टर आ गया है तो ये तो थोड़ी कि लोग कोई दबा हुआ है तो आप 10 घंटे बाद जाओगे, तुरंत आप देखते हो एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की जाती है। अगर आसपास नहीं होती तो हेलीकॉप्टर से तुरंत आ जाती है, आती नहीं जाती? क्लियर? और रिकवरी लास्ट में क्या है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसको पुनः निर्माण कराना। ठीक है? तो रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा देखो, क्रिएटिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप कानूनी वहां पे नियम बनाओगे कि भैया ये जो है डिजास्टर प्रोन एरिया है, यहाँ पे 2 मंजिल के घर नहीं बनेंगे। नियम आ गया कानूनी? समझ में आया? अगर 2 मंजिल के घर बनेंगे तो भैया उनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? क्या कहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसे नियम बना दिए। हैजार्ड एंड वुलनरेबिलिटी एनालिसिस, ये सब हम कब कर रहे हैं? रिस्क को रिडक्शन यानी डिजास्टर के आने से पहले। फिर दूसरा क्या होगा कि अगर इस गांव में डिजास्टर आता है, बाढ़ तूफान आती है, तो इतना हमें नुकसान होगा, ये डीएम को पहले से पता होना चाहिए। प्लानिंग फॉर रिस्क रिडक्शन, और डीएम के पास ये भी प्लान होना चाहिए कि अगर डिजास्टर आएगा तो मैं कैसे क्विक रिस्पॉन्स करूंगा वहां पे। क्लियर? फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये तो आप अपने आप ही लिख सकते हो, इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप देखते हो कि जितने भी कोस्टल एरिया हैं भारत के, वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लग चुका है। और रिसेंटली हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि सुनामी वाला लगा है, लगा है उड़ीसा के 2 जिलों में। याद आ रहा नहीं? क्लियर? तो भैया लोगों को पहले ही पता चल जाएगा 72 घंटे पहले कि भैया मौसम खराब है, यहाँ पे तूफान आने वाला है। तो लोग अपने अपने क्या कर देंगे, मकानों को छोड़ के सही जगह पे चले जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 की 7 चीजें लिखो, कोई भी 3 4 जो चीज आपको अच्छी तरह याद हो जा रही है लिख दो। ठीक है? अब क्विक रिस्पॉन्स में यूज ऑफ द ट्रिगर मैकेनिज्म एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। भैया किसी को भी एक्सक्यूवेशन करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है जो पूरी दुनिया में लगभग लगभग एक ही है। ठीक है? और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हमने कहां से लिया? ह्यूगो प्रोटोकॉल से, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, बता रखा नहीं बता रखा? ह्यूगो और संडाई फ्रेमवर्क। ह्यूगो और संडाई फ्रेमवर्क हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देते हैं। तो वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है भैया कि अगर किसी के अंदर थोड़ी सी सांस बची है तो भैया उसकी छाती पे क्या करना है, आपको पंप करना है। ठीक है?
अगर मान लो कोई नीचे दबा हुआ है तो कैसे आप किस मशीन से निकालोगे, ऐसा नहीं कि भैया जो निकालने गया वो भी दब गया, समझ में आया? तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना रखे हैं, उसी का आपको फॉलो करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अगर तब नियम नहीं होगा तो फिर कोई भी कैसे भी निकालेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। तो सब क्या है, और ये सब जो डिजास्टर रिस्पॉन्स कहते हैं टीम है, उनको सारे स्टैंडिंग प्रोसेसर पता है कि भूकंप आएगा तो कैसे करेंगे, लैंडस्लाइड हो गई तो हमें कैसा काम करना है। तो उनकी ट्रेनिंग ही पूरे साल भर यही होती है, इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ, तुरंत लोगों को वहां से निकालना है, तुरंत उनको क्या देना है, रिलीफ प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना है, फिर इंस्टॉलिंग ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन, फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन। तो इसमें से भी कौन सी भी 3-4 चीजें याद हो रही हैं तो आप याद कर सकते हो। अब है रिकवरी। रिकवरी में क्या है आपका, प्लान्ड रिकवरी, यानी कि ऐसे नहीं कि जितने घर उजड़ गए उनको सीधे आपने क्या कर दिया, बसाना शुरू कर दिया। प्रॉपर प्लान होगा, समझ में आया? यानी कि प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि कल को दोबारा डिजास्टर आ जाए तो उन मकानों को कम से कम नुकसान हो। रिहेबिलिटेशन विद सस्टेनेबल लाइवहुड, यानी कि वहां के लोगों को रोजगार भी दिया जाए, वहां के लोगों को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिलाया जाए उनका। फोकस ऑन द वीकर सेक्शन, जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाए। मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग एंड इवोल्यूशन लास्ट में। तो ये हो गया रिकवरी। इन तीनों को एक साथ मिला दोगे, हो गया क्राइसिस मैनेजमेंट। क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? क्लियर है? ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, तुरंत ये बना देना, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना कि जो चीजों को हम मुश्किल से 2 घंटे में खत्म कर देते हैं, तो यार उसके लिए हम 20 दिन क्यों दें? ठीक है, 20 दिन क्यों दें? आप इस चीज को समझते हो क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनमें संबंधित टीचर क्या है, केवल डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको पेपर 3 का एक ही टॉपिक आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और वही क्या करता है, आपसे 20-20, 30-30 हजार रुपए ले लेता है, और सबसे बड़ी बात, आपके 20 दिन खराब करता है। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? तो इस समय क्या है, दिल्ली में मेंस की प्रिपरेशन तैयारी हो चुकी है। आप जाना, बड़े बड़े आपको जो है पंपलेट मिल जाएंगे कि जीएस पेपर 3 3 डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल 20 डेज 15 डेज, जाके देखो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार जाके देखो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। क्लियर? क्योंकि अब कोचिंग भी क्या हो रही है, धीरे धीरे ओपन होने लग गई है। तो ऐसे ऐसे मॉड्यूल चलते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, तो ये जो आपके 5-6 पॉइंट जो मैंने दे रखे हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने मोटे मोटे हेडिंग वहां से उठा लिए हैं। पॉलिसी टूवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट, पहले रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी बनानी चाहिए। संडाई और ह्यूगो प्लेटफॉर्म दोनों जापान के हैं, बिल्कुल सही। असेसमेंट टू रिस्क रिडक्शन एंड हजार्ड एनालिसिस एंड वल्नरेबिलिटी, रिस्क अवेयरनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड यूज ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर वहां पे आप जब बनाओगे ना तो इसको ऐसे बनाना है, जैसे पहला पॉइंट लिखा पॉलिसी वाला, फिर उसके नीचे एरो डाला असेसमेंट वाला, फिर उसके नीचे एरो डाला रिस्क अवेयरनेस वाला, फिर इम्प्लीमेंटेशन वाला, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला, और सबसे लास्ट में क्या होता है, यूज ऑफ नॉलेज। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है डिजास्टर को रिड्यूस करने का। समझ में आ गया? क्लियर? और इसको आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हो, और पेपर 3 में मैं आपको पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। वो तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एआरसी की रिपोर्ट अगर हमने पिछले साल ही कर ली होती तो भैया हम पहली रैंक भी लगा सकते थे। चौहान साहब पता है ना, चौथी रैंक लगाई है इस बार। क्यों चौहान साहब, बाजीराम वाले, पता है आपको? नहीं पता? अरे वाह। अरे चौहान सर, ये चौहान साहब ये पता है, आज आप पहली बार आए हो तो इतना फंस रहे हो। तुम्हें ये पता है अन अकेडमी से रैंक आ रही है? ये भी नहीं पता? उत्तर प्रदेश में डीवाईएसपी डीवाई कलेक्टर बन रहे हैं लोग अन अकेडमी से, ये भी नहीं पता? बहुत बढ़िया। चलो पता करना 4th रैंक इस बार किसकी है, ठीक है? इस बार की 4th रैंक किसकी है पता करना। एक्चुअली आई एम नियोफाइट। बहुत बढ़िया। तो गलती से आज मेरी क्लास में कैसे आ गए? सपना आया था क्या कोई? अब देख लेते हैं कौन कौन सी नोडल मिनिस्ट्री हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या करती हैं, एड्रेस करती हैं।
नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। जो ड्रॉट सूखा जो आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो आपकी एयर एक्सीडेंट होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो आपका रेलवे एक्सीडेंट होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। केमिकल डिजास्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल डिजास्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। न्यूक्लियर एक्सीडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्लियर? तो इतने तरह के क्या होते हैं आपके डिजास्टर होते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है? वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी योर अकाउंट, थैंक यू वेरी मच। देखो ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है, याद हो जाएगा ये आपको। कोई परेशानी? ठीक है, तो उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन सी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बायोलॉजिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, तो आप जो है लास्ट में ये भी लिखोगे कि सर्टेन एजेंसी कौन कौन सी है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज चले गई? श्रेयांशी आ रही है? चलो भैया। हम्म। सलोनी, तुम्हारा बहुत जल्दी रिव्यू होने वाला है, ठीक है ना? तो तैयार रखना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है कभी भी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो अगली बार जो है रडार में जो है सलोनी, एस वाले हैं श्रेयांशी। हाँ, अब तुम्हारा नाम से पहले मैंने बोल दिया, तुम्हारा भी रिव्यू होने वाला है। ठीक है, श्रेयांशी हो गई, सलोनी हो गई, क्योंकि इन बच्चों का जो है अच्छी तरह से रिव्यू लेना है मेरे को। ठीक है, और बाकी जो भी बच्चा है अनअकैडमी के प्लस पे जो ऐप है उसके थ्रू अपनी क्या करो करो, अपनी प्रोग्रेस मुझे भेजते रहे करो। ठीक है ना? ये मत सोचना कि लड़की लड़का, सबका रिव्यू होता है यहाँ पे, सबका रिव्यू होता है। सुधांशु का रिव्यू अभी नहीं होना है, इस साल सुधांशु का रिव्यू नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ो। इंडिया इज, आई विल कंटिन्यू विथ यू, कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास में आते हो ना चौहान साहब। अब जैसे 12-15 की क्लास है, वो तो प्लस की क्लास है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो फिर क्लास में नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है उनसे ये भी पूछ लो कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने की ले लें। अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तो भैया प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। वाजीराम में कितनी फीस जमा करी थी? कितनी फीस जमा करी थी वहां पे? इंडिया इज वेरी वल्नरेबल to the natural hazard because of its unique geographical condition। 170 के, 1,70,000 ये मालूम है? क्या ये 1,70,000 लिखा हुआ है? फॉर जीएस ओनली। अब आप देख लो भैया, 1,70,000 भैया पैसे दे के आए हैं यहाँ पे, हम आपसे 7560 मांगते हैं, वो भी 2 साल के, वो भी 2 बार जीएस प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल कराने के लिए। और उनके सारे मास्टर एक तरफ, मैं एक तरफ, आप करा दो कंपटीशन। समझ में आया? चौहान भाई तो अब उधर से उधर के हो गए, दोनों मास्टरों का एक बार कंपटीशन करा दो। 1 घंटा मैं बोलूंगा, ठीक है, 1 घंटा वो बोलेंगे। उनको हम पहले ही बता देंगे जो भी उनका फेवरेट टॉपिक हो वो बोले, और मेरे को कोई फेवरेट टॉपिक नहीं बताएगा, उस समय जो मुझे टॉपिक मिलेगा मैं उस पर बोलूंगा। ठीक है, अब फिर डिसाइड कर लेंगे कि भैया किसका मैटर ज्यादा अच्छा है। क्लियर? कोई भी टॉपिक, कोई भी A to Z, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, ठीक है, ऑप्शनल को छोड़ के, यानी कि मैथ ऑप्शनल लेके आ गए, जीएस का कोई भी टॉपिक, प्रीलिम्स का कोई भी टॉपिक। ठीक है, और उधर से टॉपिक जो है उनको पहले बता दिया जाएगा, और सामने जो है बच्चे होंगे, बच्चे खुद डिसाइड कर लेंगे। जैसे यूएसए में इलेक्शन ऐसे होता है नहीं होता है, से यस और नो, दोनों जो है माइक लेके पकड़ते हैं, तो हम भी माइक लेके पकड़ लेंगे। वो हिंदी में बोलेंगे तो हम भी हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। यही तो मैं चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि भैया इन कोचिंगों में कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। समझ में आ गया? आप रोज आओगे कि यार ये टीचर कैसे बन सकता है, ये कंडीशन तक आ गई है। लेकिन इन बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम के आगे लोग, बच्चे समझते हैं कि हाँ चलो ठीक है, चलो चलता है यार। 1,70,000 का मतलब तो भैया, 1,70,000 में कितने बच्चे अन अकेडमी में फीस ले लेंगे जरा? 1,70,000 को जो है 6300 से भाग लगाओ,
कौन बच्चा लगाएगा भाग? ये कितने बच्चों की फीस हो गई? 20-22 बच्चों की फीस हो गई मेरे ख्याल से। कितने बच्चों की फीस होगी ये? सलीम भाई कह रहे हैं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। हालांकि पिछली बार रैंक वन जो है यहां से था नहीं, रैंक वन को जो है जबरदस्ती यहां पे लाया गया, और वो क्या किया गया, उसने जो है अपना वो दिया। सो मैनी साउथ इंडियन टीचर मेड फूल ऑफ अस। सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे टीचर नहीं, अच्छे टीचर हैं, बहुत सारी कोचिंग में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति सर। किस किसने सुना है उनका नाम? विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना है? ही इज अ लीजेंड। ठीक है, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं। मतलब मैं कभी मैं ये नहीं कह सकता कि यार कि वो बेकार है, समझ में आया? क्लियर। लेकिन वो सारी चीज नहीं पढ़ाते। वो बीच में एक बार आएंगे, वो कहेंगे ये मेरी टीम है, इससे पढ़ लो। यही होता है नहीं होता? ठीक है, तो ये दिक्कत है। ऐसी जो है आईएएस की जो तैयारी करते हो वहां पे भी काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन क्या है ना कि वो टीचर के पास लिमिटेड चीज है, वो सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते। तो ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि सारी कोचिंगों के ला लो, लेकिन हाँ, भाई जिस कोचिंग में है उस कोचिंग का मुझे पूरा पता है। ठीक है। और ये वाजीराम वाली कोचिंग नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वाजीराम हम रवि की बात कर रहे हैं। समझ में आया? कान खोल के सुन लो। ये करोल वाली की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, ये वो वाली कोचिंग की बात कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चलो भैया। हाँ, वो अलग है, ये अलग है। लेकिन दोनों जो है क्या है, साउथ डोमिनेट कोचिंग है। और रही उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी, और उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी में इतनी मारा मारी नहीं है कि 1,70,000 रुपए ले लो उत्तर प्रदेश की तैयारी में। यहाँ जो है 6300 रुपए में जो है योगेश बन गया हमारा। बना नहीं बना? सलोनी तो गवाह है। सलोनी गौड़ उसी घर से बिलोंग करती है। तो हमारा योगेश भाई 6300 रुपए में बन गया, बताओ। ठीक है। हमारी प्रियंका वाजपेयी तो 6300 रुपए भी नहीं, प्रियंका वाजपेयी तो मतलब 1200 रुपए में बन गई। खिली। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे, क्योंकि उसकी कॉपी में फ्री में चेक किया करता था, तो उससे हमने कोई पैसा नहीं लिया था प्रियंका वाजपेयी से। चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखो। ऑलमोस्ट 85% ऑफ कंट्रीज वुनरेबल टू सिंगल और मल्टीपल डिजास्टर। हमारे भारत में 85% जो है, क्या कहते हैं, एरिया कहीं ना कहीं डिजास्टर का है। और आपको पता है डिजास्टर प्रोन में जो है वर्ल्ड की रैंकिंग निकली थी, तो इंडिया टॉप 5 कंट्री में था। याद है आपको? था कि नहीं था टॉप 5 कंट्री में? याद रखना उस इंडेक्स को। 57% ऑफ इट्स एरिया लाई इन द सेस्मिक जोन। 57% भारत का एरिया जो है भूकंप जो है वाले इलाके में आता है, अर्थक्वेक प्रोन जोन में। 40 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारी कंट्री की लैंड जो है फ्लड से ग्रसित होती है हर साल। 8% ऑफ द टोटल। क्लियर। 8% एरिया में क्या आता है? साइक्लोन आता है। 68 68% एरिया हमारा क्या है, सूखे से ग्रसित है। ये 2004 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का डेटा है। याद करो जो मैंने आपको क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे योजना बताई थी नहीं बताई थी, से यस और नो? अगर वो योजना का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है। 40 मिलियन हेक्टेयर क्या हमारी फ्लड से है, 68% ड्रॉट से है। याद करो, है कि नहीं है? यानी योजना से ने भी डेटा कहां से लिया था? एआरसी से लिया था। समझ में आ गया? अगर आपको याद नहीं है तो मुझे याद है। प्रीफेस वाला पन्ना पढ़ना, प्रीफेस वाला एक पन्ने का पेज है आपका। 2000 कब की थी वो आपकी योजना? 2015 का जून एडिशन मेरे ख्याल से। तो उस एडिशन में आप देख लेना, यही लाइन लिखी हुई है। यानी कि योजना वालों ने भी कहां से कॉपी पेस्ट करा था? एआरसी की रिपोर्ट से करा था। और मैं आपको एआरसी की रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है। और एआरसी में आपको थोड़ा और डेटा मिल गया। 57% किसका मिला? सेस्मिक जोन का। और 8% किसका मिला? साइक्लोन वाला एरिया। याद कर लोगे। इंट्रोडक्शन यहां से भी हो सकता है, या इंट्रोडक्शन वहां से भी हो सकता है, जो मैंने आपको शुरू में लाइन बताई कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन और बेबीलोन सभ्यता वाली। याद है ना सभी को? तो ये चीजें याद रखो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। हिंदी माध्यम वाला हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश माध्यम वाला इंग्लिश में लिखेगा। लेकिन कॉपी में ऐसा धुआं उठा देंगे
कि भैया चेक करने वाले को नंबर देने पड़ेंगे। समझ में आया? ये जिगर रखो अपने अंदर कि अगर हम हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम में गर्दा उठा देंगे, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में उठा देंगे। समझ में आया? दोनों माध्यम को बराबर समझा रहा हूं मैं। क्लियर? कभी ये मत पूछना कि हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं। अब तो क्या कहते हैं, आउट ऑफ 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 27 आर प्रोन टू मोर ऑफ दीज इवेंट। 27 हमारे जो है यूनियन टेरिटरी और राज्य ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इन चीजों को झेल रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे केमिकल डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे बायोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है। और बायोलॉजिकल डिजास्टर तो सबसे बड़ा इस समय कौन चल रहा है, कोविड चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? और बच्चों कोविड पे मैंने आपको बहुत प्यारा आर्टिकल द हिंदू का बताया था यूट्यूब चैनल अनअकैडमी के यूपीपीसीएस वॉरियर में, कि भैया हमें किसकी जरूरत है, मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है, बहुपक्षवाद की जरूरत है। समझ में आया? कोई कोरोना तेरा मेरा नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट तेरा मेरा नहीं है, ये क्या है, पूरी दुनिया का ग्लोबल है। और हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीलैटरल पे काम करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मल्टीलैटरलिज्म वाला जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था, यहाँ पे एक थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा कर ले। मल्टीलैटरलिज्म वाला आर्टिकल मैंने आपको कब बताया था, यूट्यूब वॉरियर पे। किस पे बताया था, यूपीपीसीएस वॉरियर, यूपी पीसीएस वॉरियर। भैया चौहान साहब ये भी याद रख लेना, जितने भी नए बच्चे, ये अनअकैडमी का चैनल है, यहाँ पे मैं द हिंदू की क्लास कराता हूँ। चैनल का नाम है यूपी पीसीएस वॉरियर, ठीक है। ये मैंने आपको 16 अक्टूबर की एनालिसिस में बताया था। बताया था नहीं बताया था? क्लियर? 16 अक्टूबर की एनालिसिस में, और 16 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये आपके पास आया था मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर की शाम को, रात को। ठीक है? ठीक है, 17 अक्टूबर को आया था, मान रहे। क्लियर? अब भैया आप खुद से जाके देखना, एक दो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, एक का नाम है इनसाइट ऑफ इंडिया, एक का नाम है आईएस बाबा। ठीक है? क्लियर? उन्होंने भी सेम आर्टिकल बनाया है 19 तारीख में। क्लियर? और आर्टिकल का नाम है मल्टीलैटरलिज्म। अब उसको पढ़ना, और मैंने जो बनाया उसको पढ़ना, और दोनों को क्रॉस चेक कर लेना। पहले तो मेरा आया था ना, आया था नहीं आया था? यानी वो भी द हिंदू से बना रहे हैं, मैं भी द हिंदू से बना रहा हूं, और मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं वो देख लेना, और उन्होंने जो पॉइंट बनाए वो देख लेना। आपको उन पे तो यकीन है कि वो रैंक निकाल रहे हैं। भैया इस समय भारत में किसी बच्चे से पूछ लो, सब बोलेंगे कि हाँ भैया वो यूपीएससी की रैंक निकाल रहे हैं। ठीक है? आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि जो मैंने मैटर पढ़ाया है मल्टीलेटरलिज्म वाले एडिटोरियल में, और जो उन्होंने छापा है अपनी अपनी उस पे, दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं है। वहीं से आपको मेरा स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, जो खासकर नए बच्चे हैं। यानी कि अगर आप द हिंदू मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इन द शॉर्ट। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि जिसको यूपी पीसीएस का सिलेबस याद है, वो इंसान उस आर्टिकल से सेम ही चीज निकालेगा। जो चीज मैंने निकाली है वही चीज उन्होंने भी निकाली है। ना वो मेरे से आगे है, ना मैं उनसे आगे हूं। क्यों? क्योंकि द हिंदू सभी के लिए समान है। मेरे को भी सिलेबस याद है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 4 का। उनके यहां भी जो इंसान बैठा है उसको भी याद है। तो दोनों का क्या है, आइडिया सेम है। आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है? मैंने पहले आर्टिकल जो है रिलीज करा है यूट्यूब पे, उन्होंने बाद में किया है, और आप क्रॉस चेक कर लो। समझ में आया? यानी कि द हिंदू का हर कोई सेम अर्थ निकाल सकता है अगर उसको सिलेबस याद हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भैया पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 का सिलेबस अगर आपके दिमाग में रहेगा, तो आप मेरी तरह ही आर्टिकल में से पॉइंटें निकालने शुरू कर दोगे, और तब जाके आपको और ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर खुद भी ट्राई कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है ये। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ो। अब है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी बाय वर्ल्ड बैंक, 2.25% of the GDP and 12.15% of the revenue of the country lost due to the natural disaster from 1996 to 2000। रट लो इस स्टेटमेंट को। ठीक है? और ये डेटा मैं तो कह रहा हूं, एक डेटा वाली एक अलग से किताब, एक अलग से कॉपी खरीद लो जिसमें केवल डेटा लिखो, और डेटा और उसका सोर्स। ठीक है ना? आयुष भी ऐसी करता था, जो आयुष इस बार पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर बना है आयुष। ठीक है? तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी कि सर मैं क्या करता था, आपकी जितनी भी क्लासें थी सबके सिनॉप्टिक नोट्स हैं, और मैंने एक डेटा का है कि मेरे को हर टॉपिक पे एक एक दो दो डेटा याद है, मैं उनको जबरदस्ती डालता हूं और उससे नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? तो आप भी क्या करो, एक कॉपी अलग से बना लो, डिजास्टर मैनेजमेंट हेडिंग डाल के उसमें ये डेटा डाल दो कि भारत के
2.25% जीडीपी और 12.5% के आसपास, 12.5 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हुआ है हमें 1996 से 2000 तक। 4 साल में हमने इतना बड़ा नुकसान झेला है। किससे? डिजास्टर से। यानी कि डिजास्टर आना किसी देश को क्या करता है, 2-2 3-3 साल पीछे ले जाता है। समझ में आया? और हमारी योजना में लिखा ही था कि भारत जैसी विकासशील कंट्री में अगर डिजास्टर आता है तो वो उस देश की इकोनॉमी को 10 साल पीछे ले जाता है। बताया था नहीं बताया था? अगर आपको याद हो तो। भैया दिमाग खोलो, सब कुछ पढ़ा रखा है। स्पेशल क्लास में बता रहा हूं जिससे हर किसी बच्चे के पास इसका एक्सेस पहुंच सके। मैं चाहता इसको प्लस की क्लास में लगाता। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़ो। अब यहां से हम जो है, आज जो हमारी 3 बजे क्लास है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की, यहां से हम वहां पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आज पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म कर देंगे। 12-15 पे हमारी प्लस की क्लास है, आप उसमें तुरंत 10 मिनट बाद आइए। प्लस वाले बच्चे, और जो प्लस में नहीं है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो, अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, अगर मेरे से पढ़ना है तो आपका रेफरल कोड MKS लाइव ही होना चाहिए और 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जॉब वाले 3 घंटे का कमिटमेंट करेंगे और नॉन जॉब वाले 7 घंटे का कमिटमेंट करेंगे, तभी मेरी क्लास से जुड़ो। और अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो किसी भी परिस्थिति में मेरा रेफरल कोड यूज नहीं करोगे, किसी और इंसान का रेफरल कोड यूज करोगे जिसको आप जिम्मेदारी देना चाहते हो। ठीक है ना? मेरा रेफरल कोड तभी यूज करोगे जब आप मेरी क्लास में आओगे। ठीक है? समझ में आ गया? और इस रेफरल कोड में भी 10% डिस्काउंट मिलता है। फिर अगर आपको कोई भी कितना भटकाए तो आपको भटकना नहीं चाहिए। जर जीजू तो कितनी बार बोलते हैं कि आपका फिर से सब्सक्रिप्शन ले लें, क्या यूपीएससी के लिए बोलते हैं बस, सीए करंट अफेयर बस थोड़ा और देखना होगा वरना आपके नोट्स बेस्ट हैं पूरे मार्केट में। ठीक है? सलोनी के जीजू कौन है? योगेश भाई, एसडीएम। ठीक है? तो उनकी बात कर रहे हैं वो, क्योंकि योगेश का भी मन कर रहा है कि जो है एज तो है उसके पास कि यूपीएससी के कुछ अटेम्प्ट दे दो। समझ में आया? और जब भी वो यूपीएससी के अटेम्प्ट देगा तो वो इसी नोट से पढ़ेगा जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, केवल करंट अफेयर को छोड़कर। समझ में आया? क्लियर? अब सोचो जो बन गए हैं यार, वो तो दुनिया भर की कोचिंग में जाके जो है बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उनको सब कोचिंगों के टीचरों के बारे में पता है। तो यार वो बंदे अगर कोई रिकमेंड कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है ना? आप भी जिस दिन एसडीएम बन जाओगे ना, उस दिन आपको 100 कोचिंग वाले बुलाएंगे और डायरेक्टर जब आपसे बात करेगा ना तो आप खुद समझ जाओगे कि इस कोचिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है। समझ में आ गया? घाट घाट का पानी। ऐसी प्रियंका वाजपेयी को बने हुए 2 साल हो गए। 17 बैच की डीवाईएसपी बनी थी, उसका छोटा भाई है। ठीक है? अब वो छोटे भाई को आंसर राइटिंग के लिए इतना प्रेशर डाल लिए मेरे ऊपर कि सब जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। अब सोचो, प्रियंका वाजपेयी किसी कोचिंग में नहीं भेज सकते अपने भाई को? क्या उसके पास पैसे की कमी है? खुद सोचो। या क्या उसको ये नहीं पता कि क्या है कि नहीं है? उसको ये पता है सारी कोचिंगों की कहानी। और मैं उससे बार बार मैसेज यही करता हूँ कि अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। रोज मैसेज डाल दे कि सर प्लीज करो 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 करो। तो जिसके घर के बच्चे बने उनको तो आंख बंद करके विश्वास है मेरे पे, बस बाहर के बच्चों को विश्वास नहीं होता। विश्वास क्या, पता ही नहीं होता कि यहाँ से रैंक निकली है कि नहीं निकली है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 12-15 क्लास में, जिसको आना हो MKS लाइव रेफरल कोड से आ सकते हो। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।